हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस विद संदीप। लास्ट टाइम हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 2 स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसको ब्रीफली समराइज कर लेते हैं ताकि लेसन की और कॉन्सेप्ट्स की कंटिन्यूटी बनी रहे। लास्ट टाइम हमने सबसे पहले पढ़ा था लाइफ स्पैन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ पीरियड जो बर्थ से शुरू होता है और उसकी डेथ के साथ खत्म होता है। फिर उसकी 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। फर्स्ट थी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के केस में लाइफ स्पैन वेरी करता है। सेकंड थी ऑर्गेनिज्म के साइज और उनके लाइफ स्पैन के बीच में कोई भी कोरिलेशनशिप नहीं होता। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि सभी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। एक्सेप्शन क्या थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देयर इज नो नेचुरल डेथ और दे आर कंसिडर्ड इमॉर्टल। नेचुरल डेथ हमने पहले ही बता दिया था, जो नेचुरल एंड फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ऑर्गेनिज्म की लाइफ और ग्रोथ के लिए, उस कंडीशन में जो डेथ होती है उसको हम नेचुरल डेथ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था लाइफ स्पैन के दौरान ही ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही सिमिलर लुकिंग बेबीज बनाते हैं जिसको कि हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर हमने रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ा था। वो क्या थी भाई, एक तो जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, वो किसकी वजह से पॉसिबल होती है, वो रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। सेकेंड पॉइंट था जो अर्थ के ऊपर डिफरेंट प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स हजारों साल से जनरेशन आफ्टर जनरेशन एग्जिस्ट करते हैं, उनकी जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है वो भी किसकी वजह से पॉसिबल होती है, वो भी रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था भाई रिप्रोडक्शन क्रिएट जेनेटिक वेरिएशंस, और जेनेटिक वेरिएशंस इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इवोल्यूशन क्यों जरूरी होता है कि एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है और उसमें ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए वेरिएशंस और इवोल्यूशन की जरूरत होती है। फोर्थ इंपॉर्टेंस थी रिप्रोडक्शन की कि भाई पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेनेंस में भी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे, क्योंकि भाई जो डाइंग इंडिविजुअल होते हैं उसको रिप्रोडक्शन न्यू ऑफस्प्रिंग से रिप्लेस कर देती है, और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन की एक हेल्दी रेशो होती है ना, यंग, अडल्ट और एज इंडिविजुअल की, उस हेल्दी रेशो को रिप्रोडक्शन ही मेंटेन करवाता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट्स को फिर से डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो लेसन 1 का लिंक हमने नीचे दे दिया है, आप उसको क्लिक करके फिर से रिविजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि भी जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, और डाइवर्सिटी की वजह से ही जो हर एक ऑर्गेनिज्म है ना, दैट हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हर एक ऑर्गेनिज्म करेगा तो सीधी सी बात है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर देयर रिप्रोडक्शन। इनके फैक्टर्स क्या क्या थे जो इस मैकेनिज्म को इवोल्यूशन में डिसाइड करते हैं, वो फैक्टर थे हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनल फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेवरल अदर फैक्टर दैट कलेक्टिवली डिसाइड कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है वो किस मैकेनिज्म से, किस मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। स्टूडेंट्स, जब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इसका मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वैसे तो बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म के अंदर, लेकिन फिर भी हम कन्वीनियंस के लिए जो बहुत सारी वेरिएशंस हैं उनको ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब हमने लेसन 1 में पढ़ लिया था। जो भी आप इसको डिटेल से अगर फिर से देखना चाहते हैं तो हमने नीचे लिंक दे दिया है, आप उसको फिर से रिविजिट कर देते हैं। अब हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स होती हैं, वेरिएशंस होती हैं, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। अब डिटेल से पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ कॉमन फीचर्स होती हैं जो सभी की सभी टाइप्स होती हैं ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेरिएशन सभी पे कॉमनली अप्लाई होते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट देन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल। अब कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप हो, डेफिनेशन हमेशा ही यही रहेगी। ठीक है, और जब गैमीट फॉर्मेशन होती है उस केस में क्या होता है, वहां पे देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, फिर क्या होगा, इस केस में ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल एंड अनफर्टिलाइज्ड गैमीट। इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, जैसे कि हनी बी में ये चीज होती है। सेकंड हो जाती है टाइप ऑफ सेल डिवीजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई भी टाइप हो, सभी के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड पॉइंट के बेस पे ही हमारा जो थर्ड पॉइंट है
फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इसी से निकलते हैं। अब माइटोसिस सेल डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जेनेटिक इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट जो होता है ना, उसकी सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास्ड एज सच टू दी डॉटर सेल या फिर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवीजन। इसलिए पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। अब इसी पे हमारे थर्ड फोर्थ पॉइंट बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं भाई? जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज सच पास होगी, सीधी सी बात है, जब हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करते हैं, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। फोर्थ पॉइंट भी इन्हीं दोनों पॉइंट पे बन गया। ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंट। इसका क्या मतलब बन जाता है कि जो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल थे वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल भी होते हैं। फिफ्थ पॉइंट बन जाता है, एक टर्म निकल जाती है इन्हीं पॉइंट से, क्लोन्स। सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, वेरिएशंस हैं, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। अब कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे और कुछ को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे। इससे क्या फायदा होगा भाई? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एनसीईआरटी है, उसका मेन एम क्या है कि हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपस में लिंक करके पढ़ें। जब एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करती है तो क्या कहती है? बिकॉज ऑफ लार्ज डाइवर्सिटी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म। जब हम इन रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे तो हमें इस कॉन्सेप्ट्स को, इवोल्यूशन को समझने में ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगी, समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे क्या होता है भाई? देयर आर नो स्पेशल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, और इनके क्योंकि भाई सिंगल सेल है तो सिंगल सेल के केस में माइटोसिस डिवीजन इन इटसेल्फ एक्ट एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो कितनी सिंपल सी बात है भाई, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा सिंगल सेल के अंदर और उनका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन इस सिंपल सी बात में भी यहां पे रिप्रोडक्शन जो मैकेनिज्म है, यहां पे 3 वेरिएशंस ऑब्जर्व होती है। तो फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा हो जाता है? वो आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी का मीनिंग होता है 2 और फिशन का मीनिंग होता है डिवीजन, यानी डिवीजन इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर देंगे? इन दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 halves and each half then grows into an independent daughter organism। अब ऑर्गेनिज्म को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बायोलॉजी के अंदर। अब भाई ये किसके अंदर होता है? बाइनरी फिशन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरन्स। और यहां पे हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन बाय माइटोसिस इन इटसेल्फ एक्ट एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं? अमीबा हो गया और दूसरा पैरामीशियम हो गया। अब हम इसके जो फिगर जो लेते हैं वो एनसीईआरटी से फिगर ले रखी है, तो आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी की सारी फिगर्स इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर फिगर के बेस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के लिए अमीबा की फिगर ले ली, बाइनरी फिशन इन अमीबा। अब बाइनरी फिशन जब हम अमीबा की स्टडी करते हैं तो वहां पे क्या होगा? यूनिसेलुलर पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 2 में डिवाइड यहां पे हो जाएगा। एक न्यूक्लियस एक सेल के अंदर चला जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस दूसरी सेल के अंदर चला जाएगा। फिर यहां पे साइटोकाइनेसिस यानी सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा और बाद में कंप्लीट होके यहां पे 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म यहां पे बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब हम आगे देखते हैं, बाइनरी फिशन में तो क्या हुआ था, पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाता है, और यहां पे जो डिवीजन जो होता है ना, माइटोसिस सेल डिवीजन, वहां पे ऑलमोस्ट इक्वल सेल डिवीजन होता है। अब नेक्स्ट वेरिएशन यानी कि नेक्स्ट इवोल्यूशन क्या आ गई, माइटोसिस सेल डिवीजन इक्वल नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, अनइक्वल डिवीजन हो जाता है। अब अनइक्वल डिवीजन से क्या बन जाता है, पेरेंट सेल जो होती है इसके ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ बन जाती है। इस स्मॉल आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बड। ये भी जो अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, ये इसकी वजह से बड बनता है। अब यहां पे आपने ये भी देखा होगा भाई, माइटोसिस सेल डिवीजन है उसमें अनइक्वल सेल डिवीजन हुआ, और जो 2 न्यूक्लियस बने ना, एक न्यूक्लियस तो जो स्मॉल आउटग्रोथ जिसको हम बड बोलते हैं उसके अंदर चला गया, और दूसरा न्यूक्लियस जो लार्जर सेल रहती है उसके अंदर चला जाता है। अब ये बड जो होता है ना, जिसको हम ये बड बोल रहे हैं, ये बड इमीडिएटली पेरेंट सेल से सेपरेट नहीं होता, बट इट रिमेन अटैच्ड फॉर सम टाइम, और बाद में ये जब डिटैच होगा तब बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। इस रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, बडिंग इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर डॉटर इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्मॉल आउटग्रोथ। स्मॉल आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड बड ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये स्मॉल आउटग्रोथ जिसको हम बड बोलते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ये हमने बता दिया भाई, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइक्वल माइटोसिस सेल डिवीजन। तो भाई इसका जो सिग्निफिकेंट जो पॉइंट है बडिंग का, वो यही है, अनइक्वल माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये बड क्या करता है, ये इमीडिएटली सेपरेट नहीं होता, बट इट रिमेन्स अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल्स, लेकिन फाइनली इट गेट्स सेपरेटेड एंड देन फॉर्म्स न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म। ये किसके अंदर होता है, ये भाई सैक्रोमाइसिस के अंदर ऑब्जर्व होता है। और जब हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं, वहां पे सैक्रोमाइसिस किसके अंदर आता है, वो फंजाई किंगडम के अंदर एस्कोमाइसिटीज या एस्कोमाइकोटा जो क्लास होती है उसके अंदर आता है। हमने फिगर भाई एनसीईआरटी की ले रखी है। ये एनसीईआरटी की आपकी सारी फिगर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार फिगर के बेस पे ही नीट और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हमने पढ़ा कि माइटोसिस सेल डिवीजन इन इटसेल्फ एक्ट एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन ये माइटोसिस सेल डिवीजन ही अपने आप में वेरिएशन शो करता है। जैसे कि बाइनरी फिशन में माइटोसिस सेल डिवीजन वाज इक्वल, लेकिन इन केस ऑफ बडिंग माइटोसिस सेल डिवीजन इज अनइक्वल। अब थर्ड वेरिएशन माइटोसिस सेल डिवीजन की क्या आती है कि इस केस में सिंगल यूनिसेलुलर पेरेंट 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाने की बजाय बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ मल्टीपल फिशन। अब ये कहाँ पे होता है भाई, ये अमीबा में होता है, और प्लाज्मोडियम जिसको हम मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं उसमें भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन यूनिसेलुलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी सिमिलर ऑफस्प्रिंग। यहाँ भाई बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा। अब आपको पता है, चाहे नीट हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वहाँ पे कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, बल्कि कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करके तब क्वेश्चन पूछता है। तो भैया मल्टीपल फिशन होता क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट की अगर कोई हमसे एक्सप्लेनेशन पूछे या हम एक्सप्लेनेशन समझना चाहें, तो इसमें सेल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। सेल डिवीजन में 2 स्टेप होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियस का डिवीजन जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, एक होता है सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो
तो भाई इसी में एक नई वेरिएशंस, नई कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है कुछ ऑर्गेनिज्म में, जिसके द्वारा वो मल्टीपल फिशन कर जाते हैं। अब भाई यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या वेरिएशन ऑब्जर्व होती है? इन केस ऑफ मल्टीपल फिशन न्यूक्लियस अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन। अब रिपीटेड का क्या मतलब है? भाई माइटोसिस डिवीजन बार बार होता रहेगा बट विदाउट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन नहीं होता बल्कि रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन न्यूक्लियस न्यूक्लियस का होता रहेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? इट विल फॉर्म ए मल्टी न्यूक्लिएट सेल, और ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल विल फाइनली अंडरगोज साइटोकाइनेसिस। इसका सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन होगा और बाद में क्या बन जाएगा? विल प्रोड्यूस मैनी यूनिसेलुलर डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो भाई इस तरीके से मल्टीपल फिशन होता है। अब हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल किस चीज़ का दे रखा है? मल्टीपल फिशन इन अमीबा। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अमीबा के अंदर ये जो एक्सटर्नल आउटग्रोथ वाली स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये बहुत सारी एक्सटर्नल आउटग्रोथ इरेगुलर सी शेप, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। भाई पोडिया का मीनिंग होता है फीट्स, ठीक है, ठीक है, और सूडो का मतलब होता है फेक, यानी कि ये असली फीट नहीं होते बल्कि फेक फीट होते हैं। ये इसी से अपनी मूवमेंट करता है। अब अमीबा में हमने बताया मल्टीपल फिशन होता है, लेकिन ये कब होता है? ये भी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इसके अंदर मल्टीपल फिशन होता है। फेवरेबल कंडीशन में तो अमीबा बाइनरी फिशन से डिवाइड होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिशन से डिवाइड होता है। ये क्या करेगा? ये जो हमने सूडोपोडिया बताया ना, ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये उसको क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ का मतलब इसको अंदर की तरफ खींच लेता है भाई। विड्रॉ का मतलब इसको अंदर की तरफ खींच लेगा सूडोपोडिया को, और अंदर की तरफ खींचने के बाद क्या करेगा? एक सिस्ट वॉल बना देगा। सिस्ट वॉल, ये सिस्ट वॉल क्या होता है भाई? हार्ड कवरिंग होती है, और हार्ड कवरिंग अमीबा को हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी दे देता है। अब ये सिस्ट वॉल बना दी, बाद में जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या करेगा? ये मल्टीपल फिशन करेगा, ठीक है, और मल्टीपल फिशन करके बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा, ठीक है, मैनी अमीबा बना देगा। और जब फेवरेबल कंडीशन पता है भाई आ ही गई, तभी जाके मल्टीपल फिशन होता है उसी केस में। बाद में क्या बनेगी? ये जो सिस्ट वॉल जो हमने पढ़ी थी ना, ये ब्रोक हो जाएगी, और ब्रोक करके जो डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हुए उनको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगी। अगर हमसे एक्सप्लेनेशन पूछे भाई तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है मल्टीपल फिशन इन अमीबा, तो भाई पहले तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन बाइनरी फिशन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। ये आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं ना, कॉन्सेप्ट हमेशा नीट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मल्टीपल फिशन जो होता है वो कब होता है? दैट अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। अगर इसको ब्रीफली बोलें तो क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन ट्रिगर्स प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है? एंसिस्टेशन। एंसिस्टेशन जो सिस्ट वाल बनती है इसको हम एंसिस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर होता है। अगर इससे आपका एग्जामिनर पूछे स्टेप्स क्या हैं, तो इसके स्टेप्स ये होता है। सबसे पहला स्टेप्स हो जाता है अनसिस्टेशन, एंसिस्टेशन। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अमीबा क्या करता है? हमने बता ही दिया, अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया एंड सीक्रेट 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट वॉल। अब आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्ट वॉल जो होती है इट इज 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग। और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? जो हार्ड कवरिंग बन जाते हैं, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एंसिस्टेशन। बाद में क्या होगा भाई? फेवरेबल जो कंडीशन होती हैं वो वापिस आ जाती हैं। फिर क्या होगा? ऑन रिटर्न ऑफ अ फेवरेबल कंडीशन दिस एंसिस्टेड अमीबा, जो एंसिस्टेड था ना थिक वॉल से कवर्ड, इसी के अंदर क्या होगा? एंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन and produce many minute
माइन्यूट अमीबा, और जो माइन्यूट अमीबा को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडियोस्पोर। सूडो का भाई हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूडो का मतलब होता है फेक, यानी ये स्पोर जो होते हैं ना, ये फेक स्पोर्स होते हैं, ठीक है। सूडो का मतलब होता है फेक, तो इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स। बाद में क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन के बाद फाइनली क्या होगा, ये मल्टीपल फिशन हो गया। मल्टीपल फिशन के बाद ये जो सिस्ट वाल है ना, दैट विल फाइनली रप्चर्स एंड रिलीजेस दी सूडोपोडियोस्पोर्स इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और बाद में ये सूडोपोडियोस्पोर्स विल ग्रो इनटू मैनी अमीबा, और ये रिलीज ऑफ स्पोर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। इस फिनोमिनन को स्पोरुलेशन बोलते हैं। तो भाई अगर इसको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ें मल्टीपल फिशन वाले के केस में, तो पहले एंसिस्टेशन होगा अनफेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिशन होगा जिसमें सूडोपोडियोस्पोर्स बनते हैं, और बाद में जब ये सूडोपोडियोस्पोर रिलीज होंगे एनवायरनमेंट में, इसको हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब नीट के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात आती है तब इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है भाई, हमारे जो अलग अलग चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। जैसे रिप्रोडक्शन है, वो इवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से लिंक्ड हमने पढ़ लिया, और सेल डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट से हमने लिंक्ड पढ़ लिया। लेकिन कुछ अलग चैप्टर्स भी हैं, जैसे अभी हमने मल्टीपल फिशन इन अमीबा पढ़ा, लेकिन अब हम मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम इसको भी पढ़ेंगे। ये हम कौन से चैप्टर से निकाला भाई, हमारे एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज है, वहाँ पे प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं। तो जब हम मलेरिया डिजीज के बारे में पढ़ते हैं ना, तब वहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। अब प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरियल पैरासाइट, ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। एक तो है ह्यूमन होस्ट और दूसरा फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अब फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या करती है, ये जब ह्यूमन को बाइट करती है ना, तो ह्यूमन के अंदर ये स्पोरोजॉइट स्टेज होती है इस प्लाज्मोडियम की एक, इसको इंजेक्ट करके ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देती है। ये पैरासाइट जिसको हम स्पोरोजॉइट बोल रहे हैं, यहाँ पे स्पोरोजॉइट क्या है, प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है। ये बाद में लीवर के अंदर आती है, और लीवर के अंदर सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कहाँ पे करती है, ह्यूमन में, ह्यूमन की लीवर सेल के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। बाद में यहाँ पे मल्टीपल फिशन होगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कह रहा है यहाँ पे कौन सा होगा, ये मल्टीपल फिशन से होगा भाई। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये फिर कौन सी सेल को इन्फेक्ट करती है, फिर ये रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करती है। फिर यहाँ पे दोबारा फिर से मल्टीपल फिशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से होता है। फिर बाद में ये क्या करेगी, इसकी नेक्स्ट लाइफ साइकिल मॉस्किटो होस्ट में शिफ्ट हो जाती है, और वहाँ पे जो इसकी इंटेस्टाइनल स्टेज है ना, यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं कर रखी, फिर बाद में ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। जो मॉस्किटो है ना, इसकी इंटेस्टाइन के अंदर यानी गट के अंदर। तो थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे होता है, और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये स्पोरोजॉइट है। तो ये तो हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिंक करने के लिए हमने हेल्थ एंड डिजीज वाला यहाँ पे दिखा दिया। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, सिंपल सी बात है भाई। जब हम बात करेंगे मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम, इट कंप्लीट इन 2 होस्ट ह्यूमंस एंड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अब मल्टीपल ये एसेक्सुअल डिवीजन है क्या, एसेक्सुअल डिवीजन इज बाय मल्टीपल फिशन। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने बता दिया लीवर सेल के अंदर होता है सबसे पहले। फिर लीवर सेल के बाद ये रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और इन दोनों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब हम फीमेल मॉस्किटो की बात करते हैं तो भाई ये एक oocyst होता है, वहाँ पे जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ मल्टीपल फिशन होता है। असल में oocyst होता क्या है, ये जो उसका जाइगोट जो होता है ना, एनसिस्टिड जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम, इसको हम oocyst बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 जगह पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ मल्टीपल फिशन ये होता है। अब सिर्फ नीट के लिए अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहें तो जो एक और कॉन्सेप्ट क्या आता है, स्पोरोजॉइट्स एंड मीरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स तो हमने पहले ही देख लिया,
ये जो मॉस्किटो जब ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है ना, इसको हम प्लाज्मोडियम की इस स्टेज को हम स्पोरोजोइट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक म्यूरोजोइट हो रहा है। जब हमने स्पोरोजोइट याद कर लिया तो फिर हम म्यूरोजोइट वाली टर्म भी याद कर लेते हैं। तो डॉटर इंडिविजुअल ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस बाय मल्टीफिशन इन oocyst इज कॉल्ड स्पोरोजोइट्स। तो यहाँ पे जो oocyst में प्रोड्यूस होता है ना, इसको हम स्पोरोजोइट बोलते हैं। जैसे आपने लाइफ साइकिल में देखा होगा, यहाँ पे गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और गैमेटोसाइट प्रोड्यूस करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। और फिर जाइगोट जो है ना, इस जाइगोट को ही हम क्या बोलते हैं, oocyst। जो एनसिस्टिड जाइगोट था, इसी के लिए हमने क्या बोला था, इट इज कॉल्ड oocyst। फिर इसके अंदर मल्टीपल फिशन होता है भाई। तो इसके अंदर मल्टीपल फिशन से जो डॉटर इंडिविजुअल बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। ये स्पोरोजोइट्स ही बाद में ह्यूमन में जाके इन्फेक्ट होते हैं जब इंसेक्ट हमें बाइट करता है। अब मीरोजोइट्स कौन से होते हैं, यहाँ जो लीवर सेल्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, यहाँ पे जो डॉटर इंडिविजुअल ये प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, मीरोजोइट। स्पोरोजोइट याद कर लिया तो हम मीरोजोइट भी यहाँ पे याद कर ही सकते हैं। एक ही नई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हमने लर्न की है। कई बार ये हो सकता है हमारे जो मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना, उन मल्टीपल ऑप्शंस में दिए होते हैं। तो स्पोरोजोइट कौन सा हो गया, डॉटर इंडिविजुअल्स ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिशन इन oocyst। oocyst क्या था, एनसिस्टिड जाइगोट। मीरोजोइट्स क्या होते हैं भाई, डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिशन इनसाइड द लीवर सेल्स आर कॉल्ड मीरोजोइट्स। तो ये तो हो गया भाई हमारा मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने लिया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से। अब हमने पढ़ा था भाई बाइनरी फिशन में क्या होती है, पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बना देता है, सिर्फ इतना पढ़ा। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस इन रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट। तो जो प्रोटिस्टा किंगडम होता है या फिर प्रोकैरियोट्स होते हैं तो दोनों यूनिसेलुलर, तो क्या इनके बाइनरी फिशन में कोई डिफरेंस होता है? अगर यस है तो एक्सप्लेन करो, अगर नहीं होता तो भी एक्सप्लेन करो। अब ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमने कहाँ से लिया, ये जब हम जो 11th क्लास है, जब हम वहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ से हमने ये बैक्टीरिया का डायग्राम ले लिया भाई, बाइनरी फिशन इन डिवाइडिंग बैक्टीरियम। और +2 में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें कोई किस चीज़ का एग्जाम्पल दे रखा है, वहाँ पे बाइनरी फिशन इन अमीबा का हमें एग्जाम्पल दे रखा है। तो जब हम इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर पता लग जाता है भाई। प्रोकैरियोट्स के केस में हमें पता है वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट के केस में न्यूक्लियस होता है। तो बैक्टीरिया तो भाई क्या होते हैं, प्रोकैरियोट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ही क्रोमोजोम जो मटेरियल होता है वो होता है। तो सीधी सी बात है, इनकी न्यूक्लियर मैटर के डिवीजन की जो स्टेज है ना, इनमें डिफरेंस होता है। जब हम अमीबा के केस में जाते हैं, अमीबा क्या है, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकैरियोट होते हैं। इनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, सेल बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, वो प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा ना, न्यूक्लियस डिवाइड के केस में स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। दिख रहा है यार, स्पिंडल फॉर्मेशन, ये हम माइटोसिस सेल डिवीजन में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं, वहाँ न्यूक्लियस है ही नहीं। जब न्यूक्लियस नहीं है तो सीधी सी बात है, नो न्यूक्लियस। पहली चीज, नो न्यूक्लियस मींस नो स्पिंडल फॉर्मेशन। तो यही हमारा डिफरेंस हो जाता है। जब अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट या मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई प्रोकैरियोट में और प्रोटिस्ट में क्या इनके बाइनरी फिशन के अंदर कोई डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस यही आ जाता है भाई, देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन इन बाइनरी फिशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। लेकिन जब हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, देयर इज स्पिंडल फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्रोटिस्ट। तो ये हमारा डिफरेंस बन जाता है। जहाँ भी स्पिंडल फॉर्मेशन होती है ना, उस टाइम पे
जो सेल डिवीजन होता है उसको हम प्रॉपर माइटोसिस बोलते हैं। लेकिन जब स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती तो उस केस में जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है ना, उसको हम ए माइटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन की पुरानी स्टेज है ये। अब जब हम एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, हमने बाइनरी फिशन तो सिंपल पढ़ लिया भाई, यूनिसेलुलर पेरेंट डिवाइड इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म। लेकिन वहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक में। वहाँ पे क्या बोलता है, बाइनरी फिशन बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, बाइनरी फिशन बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, बाइनरी फिशन बाय सिंपल बाइनरी फिशन। तो इनमें क्या फ़र्क होता है भाई? सिंपल का मतलब हमेशा क्या होगा, जब हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल का मतलब होता है किसी भी एंगल से जब डिवीजन हो जाए ना, सिंपल बाइनरी फिशन, तो सिंपल बाइनरी फिशन हमारा क्या होगा, बाइनरी फिशन इन एनी प्लेन, एनी एंगल, या एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, और प्लेन। जब हम लॉन्गिट्यूडिनल की बात करते हैं ना, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन में क्या होगा, जो सेल है ना वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे डिवाइड होगी। ये अगर हम इसको एक सेल मान लें तो ये जो एक्सिस होता है ना, इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर यूग्लिना का केस दें, ये देखो आप, यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में डिवाइड होता है बाइनरी फिशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। फिर एक आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स के केस में क्या होगा, हम ट्रांसवर्स किस केस में बोलते हैं, ट्रांसवर्स हम उस केस में बोलते हैं ये जब हम सेल डिवीजन, ये जो एक्सिस हम ऐसे दिखा रहे हैं ना हॉरिजेंटली, तो इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को हम ट्रांसवर्स बोलते हैं भाई। ये किसके अंदर होता है, ये पैरामीशियम के अंदर होता है। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग इसमें बाइनरी फिशन होता है। तो ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही याद करने, आपको कभी जब तक एग्जामिनर नहीं पूछे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बोर्ड में आपको टू द पॉइंट ही लिखना है, आपके पास टाइम की कमी होती है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस परफॉर्म करने होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल फिशन क्या कौन सा हो जाएगा, प्लेन ऑफ डिवीजन अलोंग दी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ट्रांसवर्स कब हो जाएगा, व्हेन प्लेन ऑफ डिवीजन अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस। सिंपल बाइनरी फिशन कब हो जाएगा, जब कोई प्लेन जरूर भी किसी भी प्लेन से हो सकता है, यानी कि वो ऐसे भी हो सकता है, इस प्लेन से ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, किसी भी प्लेन से, उस केस में हम क्या बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फिशन। ये किस में होता है, अमीबा में होता है। ट्रांसवर्स हमने बता दिया पैरामीशियम में होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल फिशन यहाँ पे ये यूग्लिना के अंदर होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है, व्हाट इज टोरुलेशन। अब ये टोरुलेशन एक्चुअली कहाँ से है भाई, ये जो हमने बडिंग इन यीस्ट पढ़ा ना, बडिंग इन यीस्ट, ये भाई वहाँ से ही एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है। उसमें हमने क्या पढ़ा था भाई, माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, अनइक्वल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है ना। बडिंग में क्या था, अनइक्वल माइटोसिस सेल डिवीजन। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होगा, अनइक्वल माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और यहाँ पे ये बड प्रोड्यूस होगा। ये कुछ टाइम तो अटैच रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही ये क्या करेगा, सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होके क्या बना देता है, न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म बना देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सेपरेट नहीं होता, बल्कि जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ ही अटैच्ड होते ही जो बड होता है ना, प्राइमरी बड, उसके ऊपर एक और बड बना देगा, और ये बाद में ऐसे अटैच्ड कंडीशन में ही मल्टीपल बड बनते जाते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल बड की जो कंडीशन होती है ना, जो फर्स्ट पेरेंट सेल उसी के ऊपर अटैच है एक तरह से ये, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टोरुला स्टेज बोलते हैं भाई। तो ये टोरुला स्टेज से जो बडिंग होती है, इसी को हम टोरुलेशन बोलते हैं। तो जब हमने बडिंग याद कर लिया, तो भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करने में हमें प्रॉब्लम है नहीं। सम टाइम यीस्ट में बियर मैनी बर्ड्स। ये बर्ड्स एक्चुअली कैसे बनते हैं, ये बर्ड्स बाद में फर्दर बियर मोर डॉटर बर्ड्स।
तो ये इतने सारे जो मल्टीपल बर्ड वाली कंडीशन है ना, दिस टाइप ऑफ बर्डिंग विद मल्टीपल बर्ड्स अटैच्ड ऑन ईच अदर, दे रिजेंबल विद जीनस टोरुला, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को जिसमें टोरुला स्टेज बनती है, इस टाइप की बर्डिंग प्रोसेस को हम टोरुलेशन बोलते हैं। अब ये टोरुला है क्या भाई, ये टोरुला भी यीस्ट ही होता है एक टाइप का। आप ये मत सोचना टोरुला कोई नया ऑर्गेनिज्म है, बल्कि ये भी एक टाइप का यीस्ट होता है। जैसे सैक्रोमाइसिस एक यीस्ट है, ऐसे ही टोरुला भी यीस्ट होता है। तो भाई ये हमारा आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसमें हमने क्या देखा भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन अपने आप में रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। लेकिन इस माइटोसिस सेल डिवीजन में ही हमने कितनी सारी वेरिएशंस देख ली। बाइनरी फिशन में इक्वल डिवीजन है और ऑलमोस्ट आप 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म बना देता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म। लेकिन बर्डिंग के केस में अनइक्वल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। फिर बाद में इसमें नई वेरिएशंस आई, नई इवोल्यूशन आई, जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है। उसका हमने बोला मल्टीपल फिशन। फिर हमने मल्टीपल फिशन पढ़ा प्लाज्मोडियम में भी, वो हमने हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से लिया। फिर हमने ये पढ़ा भी बाइनरी फिशन में भी देखो वेरिएशंस हैं। प्रोकैरियोट के केस में तो क्या था, वहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं। लेकिन जब हम यूकैरियोट यानी कि अमीबा के केस में देखते हैं, वहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। फिर हमने देखा एक नई और भी टोरुलेशन क्या होती है, ये बर्डिंग की एक एडिशनल वेरिएशन। तो हमने ये देखा कि रिप्रोडक्शन की वेरिएशंस बहुत सारी हैं और ये सारी वेरिएशंस एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इनकी इवोल्यूशनरी वेरिएशंस हैं। ये इवोल्यूशन इन ऑर्गेनिज्म को अपने अपने रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने का एडवांटेज देती है। तो ये हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म।